हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। अब बेटे इस सेशन में हम जो स्टार्ट करेंगे वो एमसीक्यूज ऑन इंड एएस स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि इंड एएस से रिलेटेड एमसीक्यूज सर फटाफट करा दे, तो हमने सोचा डेफिनेटली कराएंगे और नियरली 120 या 150 के करीब जो है इंड एएस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये पार्ट 1 होगा सीरीज का और पार्ट 2 फिर नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। नियरली 100 से ऊपर क्वेश्चन हमने कवर करने हैं और ये ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के लिए बहुत फायदेमंद सीरीज है। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पॉइंट पर आते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हाउ मेनी इंडियंस आर देयर इन इंडिया? 41। ये आपका आंसर होना चाहिए। 2 में कहता है इनकम टैक्सेस कम अंडर इंड एएस 12। इसमें भी मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। 3rd में कहता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कवर्ड बाय। बताओ जरा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट जो है वो किससे कवर करता है? सर इंड एएस 36 से करता है। गुड। उसके बाद फिर कहता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट जो है इंड एएस 38 से कवर करता है। गैप की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 6th इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहता है वेदर द फाइनेंशियल रिव्यूज बाय मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल रिपोर्ट्स एंड वैल्यू एडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस। क्या ये चीजें इंड एएस के दायरे के बाहर है? यस, क्योंकि अभी तक आज के दिन तक इंडिया में कोई भी इंड एएस ऐसा नहीं है जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को या एनवायरमेंटल इश्यूज को या या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स को कवर करता है। करेक्ट। उसके बाद 7th में एक सिंपल सी चीज दी है, वो तुमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टर्म विच वी यूज टू डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन कैश। ये टर्म तो आप अकाउंट्स पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें कई बार पढ़ते हैं, इसको ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, सभी को मालूम है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंड एएस का कौन सा सेक्शन है जो अप्लाई करता है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्लाई करता है। इंड एएस डेफिनेटली अप्लाइज टू जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है। एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर कई चीजें होती है, उसमें मैनेजमेंट रिपोर्ट भी होती है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी होती है, एंटायर एनुअल रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। तो इंड एएस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंड एएस 1 जो है कितने फॉर्मेट परमिट करता है इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए? देखो आईएफआरएस में तो 2 हैं। एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन जो एएस 1 है यानी कि इंडिया में आंसर होगा आपका 1, ये 2 नहीं होगा, आंसर होगा 1, क्योंकि हम लोग एक ही स्टेटमेंट बनाते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और जो लोअर पार्ट होता है उसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अपेयर इन एन एंटिटीज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये कहीं भी अपेयर नहीं होते एएस 1 के हिसाब से। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है व्हेन इज ऑफसेटिंग परमिटेड अंडर एएस 1। एएस 1 के तहत एक आइटम को दूसरे आइटम से हम तभी ऑफसेट कर सकते हैं अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वो रिक्वायरमेंट हो या अकाउंटिंग या दूसरा इंड एएस हमें ये परमिट करता है, तो तब हम ऐसा कर सकते हैं। आंसर होगा सी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बैलेंस शीट से है, तो कहता है इसमें से कौन सा आइटम है जो बैलेंस शीट्स में नहीं आएगा? जाहिर है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि नॉन करेंट एसेट भी आएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स भी आएंगी और डेफर्ड टैक्सेस भी आएंगे। 13th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एएस 1। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंड एएस 1 जिन लोगों ने करा है और जो रेगुलर कोर्सेज जिन्हें ज्वाइन करा है उनको मालूम है कि हमने बड़े डिटेल में उसमें कराया हुआ है। इंड एएस 1 ये कहता है कि जब कोई एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करती है तो उसमें उसको अपना नाम, अपना अकाउंटिंग पीरियड, अपनी प्रेजेंटेशन करेंसी जो है प्रेजेंट करनी चाहिए। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेयरमैन्स कमेंट्री ऑन परफॉर्मेंस नहीं आती है। आंसर होगा बी। अंडर एएस 1 हाउ ऑफन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड? ऑफ कोर्स एनुअली। फिर कहता है करेक्टिंग दी recognition, measurement and disclosure of amount in financial statement as if prior period had never been occurred। मान लेते हैं कि आज से 2 साल पहले, करंट ईयर से 2 साल पहले हमसे कोई मिस्टेक हो गई, चाहे वो रिकग्निशन से रिलेटेड मिस्टेक हो, चाहे वो मेजरमेंट से रिलेटेड मिस्टेक हो। अब मिस्टेक तो हो गई। अब एक तो तरीका यह है कि उस मिस्टेक को हम डायरेक्टली करंट ईयर में ही एडजस्ट कर दें एज ए प्रायर पीरियड आइटम के रूप में। एक तो ये तरीका है। या एक तरीका यह है कि हमने
इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फिर से ठीक करें और बीच में जो एक साल गुजर गया उसकी स्टेटमेंट को भी ठीक करें, एक ये तरीका है। यानी कि जब हम पीछे से चीजों को ठीक करेंगे तो इसका मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं जैसे ये मिस्टेक हुई नहीं थी। जब हम ऐसा करते हैं तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं। अंडर Ind AS 16, हाउ ऑफन द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट शुड बी रिव्यूड। ये मैंने Ind AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी बताया था रीवैल्यूएशन के टॉपिक में कि हमें हर साल जो है एसेट की लाइफ को रिव्यू करना चाहिए। अंडर Ind AS 16 इफ एन एसेट इज आइडल, अगर Ind AS 16 के मुताबिक अगर कोई एसेट आइडल है तो क्वेश्चन कह रहा है क्या हमें डेप्रिसिएशन रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या डेप्रिसिएशन उस पीरियड का जितने टाइम तक वो आइडल है नहीं देना चाहिए? ऐसा भी नहीं होता। क्या डेप्रिसिएशन इग्नोर कर देना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहना चाहिए। विच ऑफ 18 में कहता है विच ऑफ दीज इज एन अलाउएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट अंडर Ind AS 16। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि जब Ind AS 16 में जब आप इनिशियल मेजरमेंट करते हैं तो एसेट को कॉस्ट पर करते हैं, तो इनमें से कौन सा आइटम है जो आप एसेट की कॉस्ट पे लेंगे? प्रोफेशनल फी लेंगे। आपको मालूम है जनरल ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और जनरल ओवरहेड्स हम नहीं लेते हैं। 19th में कहता है व्हाट इज द नेट अमाउंट एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, ऑफ कोर्स उसको रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। 20th में कह रहे हैं अंडर AS 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउएबल एज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसमें से कौन सी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है? देखो डिलीवरी कॉस्ट है, साइट प्रिपरेशन भी है, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी है, लेकिन इनिशियल टेस्ट बैचेस कॉस्ट जो होती है उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं माना जाता। व्हाट इज द अमाउंट एन एसेट could achieve if it is sold between the two knowledgeable and willing parties at an arm's length। ये फ्रेज हम अकाउंट्स में बहुत यूज करते हैं, खासतौर से फेयर वैल्यू की डिटर्मिनेशन पे। जब दो नॉलेजेबल विलिंग पार्टी आपस में किसी आइटम का प्राइस या किसी एसेट का प्राइस तय करती है तो ऑफकोर्स उसको फेयर वैल्यू कहा जाता है। 22 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय Ind AS प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सॉरी इज कवर्ड बाय, इनमें से कौन सा आइटम है जो Ind AS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? ऑफ कोर्स ऑफिस बिल्डिंग है, लेकिन एसेट्स फॉर सेल ये तो Ind AS 105 इस पे अप्लाई होता है। एक्सप्लोरेशन एसेट्स के लिए Ind AS 106 होता है, बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए Ind AS 14 होता है, तो ये जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन एन एसेट इज रीवैल्यूड। देखो जब एसेट रीवैल्यू करा जाता है तो एक एंटिटी के लिए जरूरी है कि उस एसेट से रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ उसको हम डिस्क्लोज करें, इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन क्या थी उसका भी डिस्क्लोज करें, और क्या वैल्यूअर जिसने कि वो रीवैल्यू करा वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है हमें ये बताना पड़ता है। लेकिन हमें वैल्यूअर का नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस क्वेश्चन में नेम ऑफ द वैल्यूअर आपका आंसर होगा। अंडर Ind AS 16 विच टू सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आर अलाउड। हमने देखा था Ind AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कि जो इनिशियल रिकॉर्डिंग होती है वो तो हमेशा कॉस्ट पर होती है, लेकिन सब्सिक्वेंट में हमारे पास चॉइस है, हम कॉस्ट या रीवैल्यूएशन मॉडल दोनों में से किसी एक को पिकअप कर सकते हैं, तो आपका आंसर कॉस्ट एंड रीवैल्यूएशन मॉडल होगा। व्हेन एन एसेट इज सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ वेयर गेन इज रिकॉग्नाइज्ड, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट अंडर AS 16। इसमें से कौन सा आइटम है जो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करा जाएगा, खासतौर से जब आप इनिशियल मेजरमेंट करेंगे। हमें मालूम है कि परचेज प्राइस हम करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज भी करते हैं, और जो एस्टिमेशन है फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी लेते हैं, लेकिन जो रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा। When an item of property, plant and equipment is revalued, what should be revalued? Indirectly इसका मतलब है जैसे मैं किसी प्लांट को रीवैल्यू कर रहा हूं तो मुझे क्या सिर्फ इस प्लांट को ही रीवैल्यू करना है, या ये प्लांट जिस क्लास ऑफ एसेट को बिलोंग करता है उस क्लास को रीवैल्यू करना है, उस क्लास को रीवैल्यू करना है, द होल क्लास ऑफ एसेट टू विच इट बिलोंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट दैट फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ Ind AS 116। कह रहे हैं इनमें से कौन सी चीजें हैं जो Ind AS 16 के दायरे में नहीं आती। एसेट हेल्ड फॉर सेल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये Ind AS 2 के अंदर आएगी। जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रखी जाएंगी वो तो Ind AS 2 में आएंगी, और आपको मालूम है ये बाकी तीन चीजें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन है, टेंजेबल एसेट और एसेट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए यूज करेंगे,
और एसेट जो कि एंटिटी ने होल्ड करके रखे हुए फॉर द यूज इन प्रोडक्शन और या फिर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं। हाउ शुड एन एसेट बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑफ कोर्स एट कॉस्ट, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Where is the amortization of an intangible asset is recognized? Intangible asset का amortization, देखो जो टेंजिबल एसेट होते हैं उन पे जब वैल्यू फॉल करती है तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं। जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू फॉल होती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं तो हम amortization बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड्स पे इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है, जो इंटेंजिबल एसेट का amortization होता है। Which of the following is not a requirement to capitalize the development cost under Ind AS 38 इंटेंजिबल एसेट? मैंने तुम्हें बताया था, देखो जो इंटेंजिबल एसेट है इसका कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 है। जब मैंने AS 26 भी कराया था तब भी मैंने ये बताया था कि इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। करेक्ट? तुम्हें मालूम है मैंने ये बताया था कि रिसर्च फेज के जो खर्चे होते हैं वो तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाते हैं। जो डेवलपमेंट फेज के खर्चे होते हैं अगर वो एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं तो हम उस खर्चे को कैपिटलाइज करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट टू कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट अंडर इंड AS 38? एक्चुअली पहला आंसर है द कमर्शियल फिजिबिलिटी फॉर द एसेट में बी अनसर्टन। ये कोई एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया का कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि एसेट रिकग्नाइजेशन क्राइटेरिया तो सिंपल वर्ड्स में ये कहता है कि इस एसेट्स में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे लिए कुछ फ्यूचर में बेनिफिट लेकर के आ सके। और वैसे उसके अंदर 6 क्राइटेरिया है जिसमें से 3 यहां दिए हुए हैं कि एसेट में टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आसानी होनी चाहिए हम उसको टेक्निकली यूज कर सके, और एंटिटी का इरादा हो कि इस इंटेंजिबल, या फिर एंटिटी का इरादा हो कि एंटिटी इस इंटेंजिबल एसेट को कंप्लीट होने के बाद बेच देगी, या फिर एंटिटी ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती है कि इस एसेट से हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट फेज है में एक्सपेंडिचर हुआ और हमें लगता है कि उससे कोई रिटर्न ही नहीं आएंगे तो हमें उससे कोई कैपिटलाइज थोड़ी करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट ए रिक्वायरमेंट। एन इंटेंजिबल एसेट विद ए फाइनाइट यूजफुल लाइफ, फाइनाइट का मतलब डेफिनेट यूजफुल लाइफ, इज amortized ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ। याद रखें किसी इंटेंजिबल एसेट की अगर इनफाइनाइट लाइफ होती है तो उसको amortize नहीं करा जाता जब तक कि उसकी लाइफ डिटरमिन नहीं हो जाती। What are an intangible asset? ये मैंने अभी हाल ही में बताया था कि नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। करेक्ट? जितने भी इंटेंजिबल एसेट होते हैं वो नॉन मॉनिटरी होते हैं और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होते हैं, इसमें बताने लायक नहीं है कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल एसेट अंडर इंड AS 38 पेटेंट राइट्स? इसमें भी मेरे कुछ बताने लायक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट मॉडल्स is not permitted for subsequent measurement of intangible asset under Ind AS 38? देखो Ind AS 16 में तो सब्सिक्वेंटली हम कॉस्ट या रीवैल्यूएशन दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल एसेट, जहां तक इंटेंजिबल एसेट का केस है उसमें हम सब्सिक्वेंटली कॉस्ट पर ही कर सकते हैं। ये नहीं है आंसर, कॉस्ट पर ही कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यहां कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट? इंड AS 23, जिन लोगों ने इंड AS 23 करा है, वैसे तो हमने कराया अपनी रेगुलर क्लासेस में, मैं वैसे बता रहा हूं, अगर आपने AS 16 भी करा है तो आप मान के चल लें कि आपने इंड AS 23 भी करा है, दोनों ही 99% सेम है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट होती है उसका क्या करेक्ट ट्रीटमेंट है, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं, इसमें कोई डाउट थोड़ी है किसी तरीके का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिफाइंग एसेट अंडर इंड AS 23? तुमको मालूम है कि क्वालिफाइंग एसेट कौन से होते हैं? जनरली वैसे स्टैंडर्ड जो कहता है वो तो ये कहता है कि जिनको कंप्लीट होने में एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ से ज्यादा का पीरियड लगता है। करेक्ट? तो इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्वालिफाइंग एसेट माना जा सकता है। लेकिन मास प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री, ये प्रोड्यूस्ड इन्वेंट्री तो पहले ही प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब इस पे क्या टाइम लगना है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। Which of the following items should be disclosed as per the requirement of Ind AS 2? वो कह रहे हैं which of the following should be disclosed? देखो जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, चाहे वो इंड AS 2 के तहत हो चाहे AS 2 के तहत हो, हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि एवरेज लीड टाइम, यानी कि इन्वेंट्री को मैंने सप्लायर से मंगाया और उसके बाद मैंने उसको यूज करा, ये बताने की जरूरत नहीं है। एवरेज लीड टाइम, लिस्ट ऑफ अपने क्लाइंट्स को भी बताने की जरूरत नहीं है। एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ द एंटिटी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, की रिपोर्टिंग पीरियड के एंड तक मैंने कितने दिन तक इन्वेंट्री को अपने पास रखा, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताने की जरूरत है?
बताने की वैसे जरूरत तो ये पड़ती है कि हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल कितने पड़े हुए, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा अगर मैंने इन्वेंट्री को कहीं गिरवी रख करके कोई लोन लिया हुआ है तो वो भी मुझे डिस्क्लोज करना पड़ता है, इसलिए आंसर है ए। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंड एस टू इन्वेंट्रीज? तो कौन से आइटम है जो एक्सक्लूड करते हैं, इसके दायरे में नहीं आते? हमें मालूम है नेट रियलाइजेबल वैल्यूज के दायरे में आती है, एसेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी इंड एस टू के दायरे में आता है, इन्वेंट्री जिनके फेयर वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा है वो भी इसके दायरे में आती हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट ये इंड एस 41 के दायरे में आता है, एएस टू में नहीं आता है। अंडर इंड एस टू फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो एब्जॉर्व करे जाते हैं या एलोकेट करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये सभी को मालूम है। इंड एस टू के मुताबिक जो मेथड्स हमें अलाउड है, एक लीफो फीफो, देखो एक्चुअल कॉस्ट कोई मेथड नहीं है, ये तो अलाउड है ही, लेकिन सिंपल एवरेज मेथड अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? वेटेड एवरेज मेथड अलाउड है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल इज नॉट परमिटेड, तो इसलिए आपका आंसर सिंपल एवरेज मेथड होगा, वेटेड एवरेज मेथड अलाउड जरूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन फॉर्मूला, ये क्वेश्चन सेम है पिछला वाला ही। 43 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट बी एक्सपेंस्ड अंडर इंड एस टू, यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन के वक्त अगर मैंने कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करा है, जनरल ओवरहेड्स का खर्चा करा है, उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा, उसको मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में थोड़ी ले जाता हूं। तो ये पॉइंट है। बाकी जो आइटम है जो हमने इन्वेंट्री खरीदी उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, या हमने जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं जो इन्वेंट्री पे एलोकेट करेगी, वो तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में आएंगे ना। फिर 44 में कहते हैं हाउ आर अनएलोकेटेड ओवरहेड्स, ये वही पॉइंट आ गया भाई। अनएलोकेटेड का मतलब है जो मैंने इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ले जाऊंगा। वो कहते हैं आफ्टर कन्वर्जन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद IFRS, न्यू स्टैंडर्ड इश्यूड फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनफैक्ट जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS के साथ कन्वर्ज करे गए, तो उस केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा स्टैंडर्ड इश्यू करा गया? इंड AS 7, सबको मालूम है। अंडर AS 12 टेम्परेरी डिफरेंस, देखो टेम्परेरी डिफरेंस वो होता है जो रिवर्स हो जाता है बाद में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये डिफरेंस विच विल रिवर्स इन अकाउंटिंग पीरियड होगा। हालांकि एक मिनट के लिए ऐसा लगता है कि पहला भी इसका आंसर हो सकता है, जैसे कि पहले में कहता है कि ये डिफरेंस होता है टैक्स बेस का और कैरिंग अमाउंट का, हमने भी यही पढ़ा है। लेकिन जो ये डिफरेंस होता है हमें मालूम है वो टेम्परेरी भी हो सकता है, प्रेजेंटेड और नॉट, वो टेम्परेरी भी हो सकता है और वो डिडक्टेबल भी हो सकता है, हमें मालूम है। सॉरी, टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, प्रेजेंटेड और नॉट। लेकिन टेम्परेरी डिफरेंस टेक्निकली वही डिफरेंस होगा जो फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड पे रिवर्स हो सकता है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें डी होगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं। वो कहते हैं एक्टिविटीज दैट चेंजेस इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द एंटिटी, कंपोजिशन ऑफ द एंटिटीज कैपिटल एंड बोरोइंग्स, वो एक्टिविटी जो एंटिटी की इक्विटी और बोरोइंग के कंपोजिशन में चेंज लाती है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज जो होती हैं उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। कैश पेमेंट जो हमने एम्प्लॉयज को करी या उनसे जो रिसीव करा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेडिंग फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट? सबको मालूम है कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 हेडिंग होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती, तो ये इसका आंसर है। एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विटी एंड कैपिटल, लगता है ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आगे कहते हैं इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑफ ए फर्म इन द करंट ईयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर शुड बी टेकन टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। When presenting discontinued operation in the cash flow statement, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत कम लोगों को मालूम है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को कहां दिखाया जाता है, इसको सेपरेटली दिखाया जाता है, दे आर शोन सेपरेटली। An entity shall explain the transition from previous GAAP to Ind AS। एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले मैं तुम्हें बता दूं। जैसे मेरी एंटिटी है, अभी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही थी, करेक्ट। अब मान लेते हैं कि करंट ईयर मान लेते हैं कि 1/4/2023 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2024 को खत्म हो रहा है। करंट ईयर में हमने डिसाइड करा कि हम इंड एस में शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांजिशन हो जाएगा, यानी कि हमने इस साल डिसाइड करा करंट ईयर में। तो इस साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी वो आप इंड एस के हिसाब से बनाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ये आपकी फर्स्ट इंड एस स्टेटमेंट है,
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन तुम्हें मालूम है कि अकाउंट्स में करंट ईयर को हमें कंपेयर भी करना पड़ता है लास्ट ईयर से। इसीलिए तुमने करंट ईयर की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस के हिसाब से ड्रॉ करी, तो तुम्हें लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी जो तुम एएस के हिसाब से ड्रॉ कर चुके हो, तुम्हें अब उसको दोबारा से इंड एएस में ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि जो लास्ट ईयर की स्टेटमेंट है उसको भी अब इंड एएस के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनेगी। वैसे भी स्टैंडर्ड यही कहता है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एएस से बनाएंगे तो हमें प्रीवियस ईयर की जो स्टेटमेंट है उसको भी इंड एएस के हिसाब से कंप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझने की पहले कोशिश ये करें, डिसाइड तो आपने 23-24 में करा कि हम इंड एएस में शिफ्ट होंगे, लेकिन आपकी डेट ऑफ ट्रांजिशन ये मानी जाएगी, क्योंकि इस साल की अकाउंटिंग भी आपको इंड एएस के हिसाब से करनी पड़ेगी। इसको डेट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। समझ में आया? तो वैसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि जब हम पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंड एएस की तरफ शिफ्ट होंगे तो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जो इफेक्ट होती है। इसलिए इसका आंसर तो होगा सी, अफेक्टेड इट्स रिपोर्टेड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज। हमें ये रिपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन ये मैंने तुम्हें वैसे ही बताया कि जब बात चल चुकी है तो आपको डेट ऑफ ट्रांजिशन के बारे में मालूम होना चाहिए। डिसाइड तो आपने इस साल करा, लेकिन डेट ऑफ ट्रांजिशन ये मानी जाएगी। इज इट क्लियर? हाउ डज एन एंटिटी एडॉप्ट्स इंड एएस फॉर द फर्स्ट टाइम? जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी इंड एएस स्टेटमेंट बनाऊंगा तो अपनी इंड एएस में मुझे ये लिखना पड़ता है कि एंटिटी हैज एडॉप्टेड इंड एएस और बाय एन एक्सप्लिसिट एन अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद एएस। इस फ्रेज का मतलब क्या है कि हमने बिना किसी फोर्स के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी कंपल्सन के ये डिसाइड करा है कि हम इंड एएस पे जाएंगे और हमने ये स्टेटमेंट जो बनाई है ये इंड एएस को कंप्लाई करती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, बाय इशूइंग इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच द एंटिटी एडॉप्ट्स इंड एएस बाय एन एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद द इंड एएस। हाउ डज एन एंटिटी एडॉप्ट्स इंड एएस फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इस तरीके से एक तो जब हम इशू करते हैं अपनी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एएस के हिसाब से, लेकिन उसमें हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि ये जो हमने स्टेटमेंट्स बनाई हैं बिना किसी फोर्स के, यानी एक्सप्लिसिट का मतलब है बड़े क्लियर तरीके से, करेक्ट, और अनरिजर्व्ड का मतलब बिना किसी दबाव के। तो हमने ये स्टेटमेंट बनाई है और ये कंप्लाई करती है इंड एएस को, हमें ये स्टेटमेंट देनी पड़ती है, तब ये माना जाता है कि ये इंड एएस को कंप्लाई कर रही है। 56 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एन एंटिटीज अकाउंटिंग इन अकॉर्डेंस विद इंड एएस। वही चीज पहले आ गई, करेक्ट, जो मैं आंसर दे रहा था, द डेट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एन आईएफआरएस। और डेट ऑफ ट्रांजिशन मैंने क्या बताई थी आपको, ये नहीं कि जिस साल हमने शिफ्ट हुए, बल्कि जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की ओपनिंग डेट होती है उसको डेट ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। 57 में कहते हैं एंटिटी में इलेक्ट टू मेजर एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड एएस या आईएफआरएस एट। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं कि मैंने अभी एएस फॉलो करे हुए हैं और मेरी कोई प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और मान लेते हैं उसकी कॉस्ट जो है 10 लाख की है। अब डेट ऑफ ट्रांजिशन के दिन, मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, भले ही मैंने डिसाइड इस साल करा कि हम इंड एएस को फॉलो करेंगे, लेकिन डेट ऑफ ट्रांजिशन तो मैंने कहा पिछले साल की डेट मानी जाएगी ना। तो डेट ऑफ ट्रांजिशन के दिन अब ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं कैसे रिफ्लेक्ट करूंगा? देखो, मैं चाहूं तो मैं इसको कॉस्ट पर भी ला सकता हूं, एक्चुअल कॉस्ट पर भी आगे ला सकता हूं, या फिर मैं इसकी फेयर वैल्यू को कंप्यूट कर लूं इस दिन। मान लेते हैं फेयर वैल्यू 12 लाख की, मैंने 12 लाख फेयर वैल्यू कंप्यूट कर ली और इसी को मैं अब इस एसेट की कॉस्ट मान लूंगा। ये जो कॉस्ट होती है इसको डीम्ड कॉस्ट भी कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि जब पहली मर्तबा आप इंड एएस की तरफ शिफ्ट होंगे तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन को आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे दिखाएंगे? इट्स फेयर वैल्यू एंड यूज दैट फेयर वैल्यू is its deemed cost. Its fair value and use that fair value as its deemed cost. यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप फेयर वैल्यू यूज कर सकते हैं और उसी को अपनी डीम्ड कॉस्ट मान सकते हैं। अकाउंटिंग इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय आईसीएआई
conversion of Indian accounting standard with IFRS began in April 2015. Ind AS अप्लाई करते हैं कंसोलिडेटेड एज वेल एज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल ऑफ ए कंपनी को भी, ये ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ इंड एस, अब ये तो हम कर ही चुके हैं, 43 है। टोटल नंबर ऑफ IFRS 16 है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जो हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड AS जिसको हम बोलते हैं, ये किस पर बेस्ड है? मैंने एक बार पहले भी बताया होगा शायद कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS जिसको तुम बोलते हो, और एक IFRS। इन दोनों को मिला के सिंप्लिसिटी के लिए मैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल सकता हूं। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। तो जितने भी इंडिया के इंड AS हैं या तो वो IAS पर बेस्ड हैं या IFRS पर बेस्ड हैं। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन ये पूछ रहा था इससे पहले कि अभी तक कितने IFRS इश्यू हो चुके हैं। टोटल 16 IFRS अभी तक इश्यू हुए हैं और IAS अभी तक कितने इश्यू हुए हैं? 41 इश्यू हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू? IAS 41 इश्यू हुए हैं, IFRS 16 इश्यू हुए हैं। जो भी इंड AS IFRS पर बेस्ड है उसके आगे हमने 100 लगाया हुआ है। जैसे हमारा कोई इंड AS अगर IFRS 16 पर बेस्ड है मान लो, तो उस इंड AS का टाइटल क्या होगा? इंड AS 116। जैसे इंड AS 116 को मैं लीजेस बोलूंगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 16 माना जाएगा। तो 16 में मैंने 100 ऐड कर दिया। लेकिन कोई भी इंड AS जो IAS पर बेस्ड है उसकी नंबरिंग वही रखी गई है। जैसे कि अब मान लेते हैं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो IAS 2 है ये उस पर बेस्ड है, तो हमने यहां इसकी नंबरिंग में चेंज नहीं करा है, इंड AS 2 हमने उसका नाम रखा है। लेकिन अगर कोई इंड AS IFRS पर बेस्ड है तो हमने उसकी नंबरिंग में 100 ऐड कर दिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जस्ट मैंने वैसे ही बताया। क्वेश्चन नंबर 63 और 64 को आप छोड़ सकते हैं। वैसे इसमें मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ जो इफ्रिक इंटरप्रिटेशन। देखो जब कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इश्यू होता है तो कई बार उसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हो जाती हैं। तो उन कंफ्यूजन्स को हटाने के लिए जो इफ्रिक है वो कुछ इंटरप्रिटेशंस क्या बोलते हैं इश्यू करता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है अभी तक कितनी इंटरप्रिटेशन इश्यू हुई है? जस्ट नॉलेज से के लिए 23 हुई है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी है, सिक, वैसे हम उसके नाम सिक बोलते हैं, ये भी इंटरप्रिटेशंस देती रहती है। इसने अभी तक कितनी इंटरप्रिटेशन दी है? 33 इन्होंने अभी तक इस टोटल इंटरप्रिटेशंस दी हैं। 65 में कह रहा है व्हाट आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंड AS 2। इंड AS 2 के दायरे में इनमें से कौन सी चीजें नहीं आती? हमें मालूम है रॉ मटेरियल आते हैं, शेयर्स एंड डिवेंचर जो हमने स्टॉक इन ट्रेड के रूप में रखे हैं वो भी आते हैं, मशीनरी के स्पेयर्स भी आते हैं, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से आता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। प्रोविजन क्या होता है? मैंने पहले भी कई बार ही बताया हुआ है। और जैसे कि रिपोर्टिंग डेट को मेरे ऊपर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और मुझे लगता है कि आउटफ्लो ऑफ फंड्स होने के चांसेस हैं, मुझे ये लगता है, तो फिर मैं इस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटी के रूप में दिखाऊंगा। ये हम कह तो देते हैं कि लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे, लेकिन आप कैसे दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में? आपको लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर सो एंड सो, किसी भी चीज के लिए प्रोविजन फॉर डैमेजेस वगैरह मान लेते हैं। तो यानी कि आपको प्रोविजन के रूप में उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ता है लायबिलिटी में। अब आपने प्रोविजन तो बनाया, अब पॉइंट यहां पर क्या है कि आपने प्रोविजन इसलिए बनाया क्योंकि आपको लगता है आउटफ्लो ऑफ फंड्स है, लेकिन ये पैसा कब जाएगा, किस टाइम पर जाएगा, एग्जैक्टली कितना जाएगा, ये चीज अनसर्टन है। इसीलिए अकाउंट्स में प्रोविजन को कैसे डिफाइन करा जाता है? इट इज ए लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? एक एंटरप्राइज प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करती है? अभी मैंने तुम्हें बताया, जब हमारे ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो और प्रोबेबिलिटी हो कि आउटफ्लो ऑफ फंड्स बाहर जाएंगे, करेक्ट, या कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स बाहर जाएंगे, और कुछ हम एस्टिमेशन कर सकते हैं रिलायबली, कुछ हद तक हम एस्टिमेट कर सकते हैं रिलायबली कि कितना पैसा जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इंड AS 1 किससे डील करता है? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। इंड AS 2 किससे डील करता है? इन्वेंट्री से। इंड AS 7 किससे डील करता है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से। इंड AS 8 किससे डील करता है? अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर से। इंड AS 10 किससे डील करता है? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड से।
इंड एस 12 का ताल्लुक किससे है? इनकम टैक्स से है। इंड एस 16 मुझे बताने की जरूरत नहीं। इंड एस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट से डील करता है। इंड एस 20 जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर और गवर्नमेंट असिस्टेंस से डील करता है। जो तुमने इसका कॉरस्पॉन्डिंग एएस 12 करा है वो सेम ही है एएस 20। करेक्ट, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इंड एस 21 डील करता है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से। लेकिन यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एएस 11 है, लेकिन ये सेम नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट से डील करता है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड एएस 16 है, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द हायर ऑफ एन एसेट्स नेट सेलिंग प्राइस एंड इट्स वैल्यू इन यूज। कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें जब इंपेयरमेंट ऑफ एसेट कराया था तो मैंने तुम्हें बताया था इंपेयरमेंट ऑफ एसेट क्या होता है। मैंने कहा था कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देंगे तो इंपेयरमेंट लॉस आ जाता है। इज इट क्लियर टू? ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। रिकवरेबल अमाउंट हायर फिगर होती है वैल्यू इन यूज की और नेट सेलिंग प्राइस की। इन दोनों में से जो हायर फिगर होती है उसको हम रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में रिकवरेबल अमाउंट आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इंडिकेशन, not an internal indication of the fact that impairment loss has now decreased or no longer exist। देखो, किसी एसेट में इंपेयरमेंट हुआ है या जो इंपेयरमेंट है वो कम हुआ है या ज्यादा हो गया है, इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंटरनल भी हो सकते हैं, बाहरी भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है विच इज नॉट एन इंटरनल। A favorable change has occurred to the extent to which asset will be used। देखो, वो कह रहा है कुछ फेवरेबल चेंज हुआ है। ए फेवरेबल चेंज हुआ है टू द एक्सटेंट टू विच एसेट विल बी यूज्ड, टू द एक्सटेंट दैट एसेट विल बी यूज्ड। तो ये एक इंटरनल इंडिकेटर है, लेकिन हमें तो देखना है नॉट एन इंटरनल इंडिकेटर। इनमें से कौन सा इंटरनल इंडिकेशन नहीं है? अच्छा, पहले में फर्स्ट में बोलता है फेवरेबल चेंज हुआ है टू द एक्सटेंट टू विच द एसेट विल बी यूज्ड। फिर कहता है एसेट्स मार्केट वैल्यू हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। कहता है ये मार्केट की बात आ गई, तो ये इंटरनल इंडिकेशन नहीं है, ये एक्सटर्नल है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज नॉट एन इंटरनल इंडिकेशन, यानी कि मुझे एक्सटर्नल इंडिकेशन देखने हैं। तो एक्सटर्नल से पता लगता है कि एसेट की मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस कम होगा। अब कहते हैं इफ फेवरेबल चेंज हैज अकर्ड इन द मैनर इन विच द एसेट विल बी यूज्ड, ये सब इंटरनल है। देयर इज एविडेंस दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड, ये भी इंटरनल है। हमें तो एक्सटर्नल देखना है। करेक्ट, तो एक्सटर्नल में ऑप्शन बी होगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल इंडिकेशन, इनमें से कौन सी जो है वो एक्सटर्नल नहीं है? एन एडवर्स टेक्नोलॉजिकल चेंज, ये तो एक्सटर्नल है। करेक्ट, ये तो एक्सटर्नल है। एन अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, ये भी एक्सटर्नल इंडिकेटर है। एन एडवर्स चेंज इन द मार्केट, ये भी एक्सटर्नल है। एसेट हैज बिकम आइडल, ये इंटरनल है। तो इसका मतलब इसका आंसर भी यही होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? ठीक है, अब मैंने कहा कि तकरीबन मैंने इसमें 120 तक के क्वेश्चन करे हैं, तो इस सेशन में पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे। नियरली 120 से लेकर के अब इसमें कितने क्वेश्चन है मैं देख के बता देता हूं आपको। नियर अबाउट, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 125 क्वेश्चन है, तकरीबन आधे से ज्यादा तो हमने आज कर लिए। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात करते हैं और इस इंडिया सीरीज को फिर फिनिश अप करते हैं। होप इट हैज कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, और फिर कुछ और सजेशन के साथ मिलते हैं। कुछ आप अपने फीडबैक्स देते रहना, और फिर नेक्स्ट टाइम हम आपसे मिलते हैं इसी टाइम पर। टिल देन इट्स टाइम टू से गुड नाइट।